सभी को पता है कि मार्च के महीने में हम लोग वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं। इस साल वर्ल्ड किडनी डे 9 मार्च को था। इस पूरे महीने हम लोग कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं और इसी क्रम में आज का ये संगोष्ठी जो है हमने आयोजित किया है। और वर्ल्ड किडनी डे में बेसिकली हम कुछ एक्टिविटी हॉस्पिटल में, समाज में, अपने आसपास ऐसी करते हैं जिससे कि किडनी डिजीज़ के मरीजों को बीमारी के बारे में पता चले, हम उसमें कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे बीमारी आगे प्रोग्रेस ना हो इसके बारे में हम उनको बता सकें। और आगे जब भी उन्हें ट्रांसप्लांट या किसी भी सर्जिकल ट्रीटमेंट की, जहाँ पे कि एंड स्टेज रिनल डिजीज़ हो गई है, किडनी पूरी तरह से ख़राब हो गई है, तो उसके बाद किस तरह के केयर की उन्हें ज़रूरत होती है, वो सब हम इस संगोष्ठी या इस तरह के प्रोग्राम के माध्यम से करना चाहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल भट्ट, डायरेक्टर डॉक्टर विजय सिन्हा ये उपस्थित हैं। और हम लोग अपने इस संगोष्ठी में अपने जो चर्चा है उसके हिसाब से हम आपको किडनी बीमारी और उसके बाद होने वाली प्रॉब्लम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। मैं आपको किडनी की समस्या के बाद कैसे हम अगर कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट या ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। डॉक्टर भट्ट साहब ट्रांसप्लांट करने के बाद क्या केयर होती है उसके बारे में बताएंगे रेसिपिएंट को। और डॉक्टर सिन्हा क्या प्रॉब्लम होती है डोनर को या उसकी कैसे हम केयर करते हैं, कैसे हम वो आगे स्वस्थ रहे उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे जो भी किडनी की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपको पता हो कि लगभग 2 लाख लोगों में से 2 लाख लोगों में से 10 से 20 लोगों को किडनी की समस्या होती है। और वो समस्या इतनी जटिल हो सकती है कि उनको किडनी फेल्योर या डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए। जब भी ऐसे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास 2-3 माध्यम है, जैसे कि ब्लड की डायलिसिस या हीमोडायलिसिस, पानी की डायलिसिस जिसे हमें पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है और उन्हें डायलिसिस पे रहना पड़ता है। बहुत से समय डायलिसिस से उन्हें बार बार हॉस्पिटल आना पड़ता है या किसी वजह से इन्फेक्शन होता है, तो हम उनको एक बेहतर माध्यम जिसको कि हम ट्रांसप्लांट से उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके, तो हम उन्हें ट्रांसप्लांट के बारे में बताते हैं। और ट्रांसप्लांट में बेसिकली हम उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं, डोनर का इवैल्यूएशन करते हैं और उसके बाद ट्रांसप्लांट के बारे में बताते हैं। वो ट्रांसप्लांट से पहले हम कैसे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपका ये जो आपने इंश्योर करना है कि ट्रांसप्लांट से पहले आपका खाना पीना अच्छा हो। पिछले एटलीस्ट 3-4 महीनों में ट्रांसप्लांट से पहले आप एडिक्वेट डायलिसिस लें। ये हफ्ते में 3 बार का डायलिसिस यूजुअली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो वो होना चाहिए ताकि ट्रांसप्लांट के इमीडिएट जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं बाद में, इन्फेक्शन और जो लूजिंग ब्लीडिंग, ये कम से कम हो। साथ में आपने ये जरूर देखना है कि एक और स्टडी है जिसमें ये बताया गया है कि ट्रांसप्लांट के बाद डायलिसिस का अगर ड्यूरेशन 6 महीने से कम रहता है ट्रांसप्लांट के समय, तो आउटकम अच्छा होता है। तो अगर आपने ट्रांसप्लांट प्लान करना ही है तो विदिन 6 मंथ्स प्लान कर लेना चाहिए। उससे भी एक अच्छा आउटकम पेशेंट में देखने को मिला है। तो आप अपना अच्छे से डायलिसिस कराएं, पहले अच्छा अपना खाना पीना रखें, ड्यूरेशन को कम रखें। ये 3 बातें हैं जो ट्रांसप्लांट से पहले मैं कहूँगा कि आपको ध्यान रखनी है। जब ट्रांसप्लांट हो जाता है, आप 10 दिन तक आईसीयू में होते हैं, नर्सेस आपकी केयर करती हैं और डॉक्टर्स आपके सुपरवाइज करते हैं, आपको हर चीज़ आपकी देखते हैं। लेकिन इसके बाद का जो समय है वो आप अपने घर पे बिताते हैं। और बहुत ज़रूरी है अगले कुछ महीनों तक अपनी सेल्फ केयर सीखना, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को अगला 1 साल काफ़ी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ट्रांसप्लांट कराया और फिर छुट्टी हो गई। कई सारे पेशेंट का ये परसेप्शन होता है कि उसके बाद आपको बहुत केयर करनी पड़ती है, एटलीस्ट 6 महीने साल भर। तो एक बार अगर आपने वो 6 महीने साल भर का पीरियड अच्छे से बिता दिया
तो फिर आप सीख भी जाते हो कि मुझे अपना केयर कैसे करना है, ठीक है, आपकी आदत बन जाती है, आदत में आ जाता है। तो आदत में डालना है कि मैंने अपना ध्यान कैसे रखना है ट्रांसप्लांट के बाद। तो इसको मैं ना टाइम लाइन के हिसाब से डिवाइड करूंगा। जैसे कि फर्स्ट 1 मंथ में हमको क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट 1 मंथ में बहुत सारा यूरिन आता है, बहुत यूरिन आता है, और आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है। दूसरा, फर्स्ट मंथ में आपके इम्यूनोसप्रेशन हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, तो आपने कुछ इम्यूनोसप्रेशन के, क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन ताज़ा स्टार्ट हुआ है, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपको जो भी अबनॉर्मल चीज़ें हैं डॉक्टर को रिपोर्ट करनी है। इम्यूनोसप्रेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, टाइम के हिसाब से लेना है। और फूड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट 3 मंथ्स तक आप आइसोलेशन में रहते हैं, आपने इंश्योर करना है कि आप जो है अननेसेसरी जो है फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कौन इन्फेक्टेड है कौन इन्फेक्टेड नहीं है। और अननेसेसरी जो है, जब ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेशन आपका हाईएस्ट लेवल पे होगा, रह सकते हैं। अगर जैसे किसी को जुकाम बुखार है तो उस दौरान जरूर उसको जो है अलग रहना होगा। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आपने टाइमली इम्यूनोसप्रेशन लेना है, अपना खाना पीने का ध्यान रखना है, साफ सुथरा खाना खाना, पका हुआ खाना खाना है, कच्चा खाना नहीं खाना है। कच्चे खाने से जो है कई बार पेट में इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो है फल वल भी जो है इस दौरान ना खाएं तो छिलके वाले फल खाएं, जिसमें आप इंश्योर कर सकें कि वो साफ सुथरे होंगे, कटे हुए फल ना खाएं। पहले 3 महीने जब गुजर जाते हैं तब तक आपका ग्राफ्ट स्टेबलाइज हो जाता है। इसी दौरान जो है पहले 3 महीने में इन्फेक्शन का रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है, रिजेक्शन का रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। आपको जो है डॉक्टर के पास जो है हफ्ते में 2 या 3 बार विजिट करना होगा, पहले महीने में, फिर दूसरे तीसरे महीने में हफ्ते में 2 बार हो जाती है, हफ्ते में 1 बार हो जाती है, डिपेंड करता है कि किससे ग्राफ्ट का फंक्शन कैसा चल रहा है। और मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक बार ग्राफ्ट प्लेस हो गया उसके बाद जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है उसके बाद ही पता चलता है। तो काफ़ी सारी दवाइयों में परिवर्तन लाना पड़ता है, डोजें नीचे ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं, वो फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। अगर उस फॉलोअप में अगर आपने कोई ढिलाई दी तो ट्रांसप्लांट का लॉन्ग टर्म आउटकम है वो जरूर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसके बाद जो आगे जो समस्याएं आती है, अब जैसे ब्लड प्रेशर है, कई लोगों को ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है, आपका जो है डायबिटीज़, लेकिन डायबिटीज़ नहीं आती है, कई लोगों में नई डायबिटीज़ आती है, और कई लोग जो पुराने डायबिटिक होते हैं उनकी डायबिटीज़ वापस आती है, जो डायलिसिस में गायब हो जाती है। तो आपने शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा रखना है, ब्लड प्रेशर अगर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छा रखना है। जो चीज़ें नॉर्मली एप्लीकेबल होती हैं, जैसे कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, ये हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। तो कम नमक खाना, और जो एकदम रिफाइंड शुगर्स है जैसे कि मीठा है वो ना खाना, ठीक है। मिलेट्स का इस्तेमाल करिए, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स ये ज़्यादा से ज़्यादा रखिए खाने में। मांस मछली अंडे का सेवन कम से कम करें ताकि अननेसेसरी प्रोटीन लोड ना हो। ट्रांसप्लांट के बाद जो 3 दवाइयाँ होती हैं, टेक्रोलिमस, मैकोफिलेट, मोफेटेल, स्टेरॉइड, ठीक है। इसमें जो स्टेरॉइड होते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं ट्रांसप्लांट की दवाइयों में, लेकिन उनसे वेट गेन होने लगता है। तो भी आपने ध्यान रखना है कि आपके खाने पीने में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना हो, बहुत तेज़ी से वेट गेन ना हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वेट जितना ज़्यादा होगा ट्रांसप्लांटेड किडनी पे लोड उतना ज़्यादा होगा, शुगर जितना खराब होगा ट्रांसप्लांट किडनी पे उतना ज़्यादा लोड होगा। आपका प्रोटीन इंटेक, नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन इंटेक जितना ज़्यादा होगा ट्रांसप्लांट किडनी उतना ज़्यादा लोड होगा। ब्लड प्रेशर जितना अनकंट्रोल होगा ट्रांसप्लांट किडनी उतना ज़्यादा लोड होगा, क्योंकि एक ही किडनी है, वही आपने 20, 30, 40, 50 साल चलानी है। तो अगर वो लंबा चलानी है तो ये भी इंश्योर करना है कि सारे फैक्टर्स जो है वो आपके कंट्रोल रहे। समय के बाद का समय आएगा जब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन आते हैं, स्टेरॉइड के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं बोन्स पे, कुछ कैंसर की संभावना बढ़ सकती है किसी पेशेंट में, ठीक है। अगर इम्यूनोसप्रेशन जो है टाइमली रिड्यूस नहीं किया गया तो कुछ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो है, अगर आपको कोई भी रेड फ्लैग साइंस होते हैं, कुछ रेड फ्लैग साइंस क्या है, जैसे आपने ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है, ट्रांसप्लांट के बाद जो है यूरिन आउटपुट में एब्रप्टली अगर कम हो गया, स्वेलिंग आने लग गई, ठीक है, यूरिन में ब्लड आने लग गया, यूरिन में झागे आने लगी फिर से, इसका मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है, आपको जो है चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर से विजिट करना चाहिए, और अपने दवाइयों के लेवल्स वगैरह जो है वो चेक कराने चाहिए, ये देखना चाहिए कि सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इन जनरल जो है हमको किडनी में क्रिएटिनिन बढ़ने का तो पता नहीं चलता है, पर हमको हेल्थ का तो अपना पता लग जाता है कि मेरी हेल्थ कैसे चल रही है, स्वास्थ्य ठीक चला है नहीं चला। जब भी आपको कभी कुछ गड़बड़ लगे तो उस समय जो है अपना चेकअप जरूर कराइए। अभी डॉक्टर देवरा ने और डॉक्टर भट्ट ने काफ़ी चर्चा की किडनी के डिजीजेस के बारे में, उसके रोकथाम के बारे में,
और ट्रांसप्लांट के बारे में। ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का सक्सेस केवल इस बात पे निर्भर नहीं करता कि ट्रांसप्लांट में रेसिपिएंट्स कितने हैं। ट्रांसप्लांट प्रोग्राम किसी भी हॉस्पिटल का हो, कहीं का हो वर्ल्ड में, या किसी भी ऑर्गन का हो, वो इस बात पे ज़्यादा निर्भर करता है कि हमारे पास डोनर्स हैं कि नहीं। क्योंकि जब तक डोनर नहीं है तब तक रेसिपिएंट्स का हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। डोनेशन के बारे में कई सारे फैक्ट्स हैं, कई सारे फिक्शन हैं, तो आज मैं कुछ मिनटों में इस विषय पे चर्चा करूंगा। अगर हम ग्लोबल ऑर्गन ट्रांसप्लांट की रेट देखें तो इंडिया में हमारा ट्रांसप्लांट रेट 2.5 to 9.9 पर मिलियन पॉपुलेशन है। दैट मीन्स एवरेज 5 में से 1 मिलियन में 5 लोग ट्रांसप्लांट करा पाते हैं। और ये हमारा जो रेट है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड अदर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस वगैरह में, वहाँ पर मोर देन 100 पर मिलियन पॉपुलेशन है। दैट मीन्स कि हमारे पास डोनर की बहुत ही ज़्यादा डिफिशिएंसी है और हम ट्रांसप्लांट जितना कर सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है, जितने हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। 2021 का जो नोटो का डाटा है उसके हिसाब से इंडिया में टोटल ट्रांसप्लांट्स हुए थे 9,105, जबकि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 97,349, मतलब 1 लाख में केवल 9,000 ट्रांसप्लांट हमारे देश में हुआ है। और जबकि हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट मोर देन 25% पॉपुलेशन हमारे पास है, 20% पॉपुलेशन हमारे पास है। आइदर बीटिंग हार्ट हो सकते हैं या नॉन बीटिंग हार्ट सकते हैं, मतलब हार्ट चल रही है, धड़कन बंद हो गई है या धड़कन चल रही है, इस बात पे डिसाइड करते हैं किस तरह का डोनेशन है। पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ब्रेन काम करना बंद कर दिया हो तभी उस डोनर को हम एक कैडेवरी डोनर के रूप में लेते हैं। कुछ क्राइटेरिया जो मेडिकल साइंस ने फिक्स किए हैं कि कब कैडेवरी डोनर को हम लेते हैं। रिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो, उनकी किडनी फंक्शंस नॉर्मल हो, उनकी एज के अप्रोप्रिएट, उनके अपनी किडनी में कोई मेजर डिजीज ना हो, कोई उनको ट्रांसमिसिबल डिजीज ना हो, मतलब ऐसी डिजीज ना हो जो एक बीमारी डोनर से रिसिपिएंट में आ सकती है। नॉर्मली कैडेवरी ट्रांसप्लांट में हम ब्लड ग्रुप कॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, क्रॉसवाइज नेगेटिव देखते हैं और HLA मैचिंग करते हैं। तो अगर हम 3-4 बातों को बेसिकली समझ लें कि हर व्यक्ति जिसकी मृत्यु हॉस्पिटल के अंदर में होती है, मोस्टली एक्सीडेंटल डेथ्स, वो एक कैडेवरी डोनर हो सकता है, इज अ पोटेंशियल कैडेवरी डोनर, और हम उसकी किडनी हार्वेस्ट कर सकते हैं अगर फैमिली कंसेंट देती है। उनका किडनी फंक्शंस अच्छा होना चाहिए, उनके पास अपनी कोई किडनी की मेजर डिजीज नहीं होनी चाहिए और उनके पास कोई ट्रांसमिसिबल डिजीज नहीं होनी चाहिए, ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो डोनर से रिसिपिएंट में जा सके। तो अगर हम सब मोटिवेटेड हो जाएं अपनी किडनी डोनेट करने के लिए, तो इंडिया में जो ट्रांसप्लांट्स हम साल के लगभग 9,000 ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं इंडिया में, वो शायद कहीं ना कहीं 30,000 40,000 पे चले जाएगा। और सारे जितने भी हमारे पोटेंशियल रिसिपिएंट्स हैं उन सब के पास किडनी अवेलेबल होगी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर लिविंग डोनेशन? ऐसा जैसा डॉक्टर देवरा ने कहा था कि फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री जो भी लॉ परमिट करती है उसके हिसाब से ही हम लिविंग डोनर ले सकते हैं। दिस शुड बी हाईली मोटिवेटेड, किसी तरह का कोयर्सन, फाइनेंशियल, सोशल कोयर्सन नहीं होना चाहिए कि आपको किडनी देनी ही है अपने नियर एंड डियर वन को, या जो भी उनके रिसिपिएंट हैं उनका खुद से अंदर से एक मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे किडनी देनी है, अपने रिश्तेदार का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है किडनी को रिलेटेड वो ठीक हो जाए, या लीवर जिस किसी भी डोनेशन के लिए ये लागू होता है। उनकी किडनी खुद अच्छी होनी चाहिए और उनका जनरल मेडिकल कंडीशन अच्छा होना चाहिए। माइंड में 2 चीज़ें होती हैं जो एक साइंटिफिक तरीके से हम देखते हैं, क्या डोनर को एनेस्थीसिया या सर्जरी का कोई रिस्क है कि नहीं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि डोनर का मेडिकल कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि उनको अपनी कोई सर्जरी या एनेस्थीसिया की रिस्क नहीं होना चाहिए। बहुत ही आम सवाल होता है जब भी डोनर आता है हमसे यही पूछता है कि मुझे कुछ तो नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चीज़ के लिए उसको इवैल्यूएट करते हैं, और दूसरा इस चीज़ का इवैल्यूएशन करते हैं कि एक किडनी निकाल देने के बाद डोनर को अपनी कोई किडनी की समस्या उनकी लाइफ टाइम में नहीं आनी चाहिए। तो इन 2 प्रिंसिपल्स को लेकर के हम किडनी ट्रांसप्लांट के डोनर का इवैल्यूएशन करते हैं, और जब इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर ये होता है कि नो, ही इज नॉट एट रिस्क ऑफ एनी एनेस्थीसिया और सर्जरी, मेजर रिस्क ऑफ एनी एनेस्थीसिया और सर्जरी, एंड रिमूवल ऑफ द किडनी विल नॉट लीड टू CKD इन द डोनर। जब इन दोनों सवालों के जवाब हमारे पास नेगेटिव आते हैं तभी हम उस डोनर को एक्सेप्ट करते हैं। सिंपल और रिकरेंट स्टोन्स हैं उस डोनर को नहीं लेते हैं। अगर किडनी के अपनी कोई स्ट्रक्चरल डिजीज है, प्रोटीन आ रहा है, RBC आ रहा है यूरिन में, या उसका GFR कम है, तो उस तरह के डोनर्स को हम नहीं लेते हैं।
किसी भी डोनर में अगर किसी तरह की हिस्ट्री है, प्रेगनेंसी की है, कैंसर की है, तो उस डोनर को भी हम लोग नॉर्मली रिजेक्ट करते हैं। देयर मे बी स्मॉल रिस्क ऑफ प्रोटीनिया हाइपरटेंशन, कुछ लोगों में 0.01% है कि उनमें ब्लड प्रेशर आ सकता है या प्रोटीन निकल सकता है किडनी से, बट ज़्यादातर जो एनालिसिस है, लॉन्ग टर्म की स्टडीज है, उन्होंने यही कहा है कि किडनी डोनेशन सेफ है। अगर उसको इन प्रिंसिपल हम सही तरीके से करें तो उनको रिस्क नहीं होगा। यहाँ पर 460 डोनर का एवल्यूएशन हुआ था 20 साल के ऊपर। उस 20 साल में ये देखा गया था कि किडनी डोनर्स लीव लॉन्गर देन एज मैच जनरल पॉपुलेशन, मतलब डोनर की जो लाइफ थी वो नॉन डोनर से ज़्यादा अच्छी थी। तो इस पर भी कई बार सवालिया निशान होते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कारण ये था कि जब डोनेशन दिया था लोगों ने, उसके बाद वो अपने हेल्थ को लेकर ज़्यादा जागरूक हो गए थे। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया था, BMI मेंटेन किया था, स्मोकिंग की हैबिट छोड़ रखी थी, और इसके कारण से और प्लस रेगुलर चेकअप कर रहे थे। तो ये देखा गया था कि जो डोनर्स थे वो हमेशा ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहे थे एज कम्पेयर टू, और उनका लाइफ ज़्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। देयर आर नो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ किडनी डोनेशन, और हम सबको मिलकर अगर रेडी हो जाए तो शायद हमारे पास जो डायलिसिस की लिस्ट है वो छोटी होती चली जाएगी, तो रेसिपिएंट्स की लिस्ट बड़ी होगी, लोग हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल जी सकेंगे। इन सब लोग के साथ में अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। धन्यवाद।